बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है वो 22 हम करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि ओपी एम्पलीफायर, इसका इंट्रोडक्शन हो चुका। क्या है ये, इसके हवाले से मोटी मोटी बातें, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन सब हो चुकी। इसका डायग्राम भी बना हुआ। अब इस वीडियो के अंदर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी खसूसियात जो है इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बार बार आपको ये बात समझाता हूँ कि कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। आप ज़रा इस चैप्टर के अंदर गुम मत हो जाइएगा। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट जो हमने लिया था, बग़ैर रिवीजन किए आगे बढ़ना जो है ना वो बेकार है। ये बात याद रखिएगा आप मेरी। तो हमने जो स्टार्ट लिया था ना सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो हमने किस चीज़ से स्टार्ट लिया था? हमने लिया था मटेरियल्स से। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने मटेरियल से स्टार्ट लिया था। हमारे पास सेमीकंडक्टर्स थे, कंडक्टर्स थे, इंसुलेटर्स थे। हमने इससे लिया था। इंसुलेटर, कंडक्टर बड़े अच्छे से पता है आपको। इंसुलेटर वो जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, कंडक्टर वो जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, सेमीकंडक्टर वो जिसमें से आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसी सेमीकंडक्टर की दो बुनियादी टाइप जो है हमने देखी थी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, उसी को लेके हम आगे चल रहे थे। उसमें हमने दो टाइप देखी थी, पी टाइप और एन टाइप। और उसके बाद पी टाइप और एन टाइप को हमने जोड़ के एक और टाइप बनाई थी जिसको हम पी एन टाइप कहते हैं, ठीक है, जिसमें पी एन जंक्शन भी बनता है। उसी के बाद हमने दो कॉन्सेप्ट समझे थे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का। और उसके बाद हमने एक और टाइप देखी थी ट्रांजिस्टर की, जिसमें हमने पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप इसको जोड़ के एक और जो है सेमीकंडक्टर की टाइप बनाई थी। या फिर एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ के एक और सेमीकंडक्टर की टाइप बनाई थी। इन दोनों को हम एक नाम देते हैं ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर से पूरी सीरीज़ चलती हुई आ रही है अभी तक। ट्रांजिस्टर के हवाले से ही बातचीत हो रही है। ट्रांजिस्टर के हमने दोनों काम देखे। हमने उसको एज अ स्विच भी डिस्कस किया, हमने उसको एज एन एम्पलीफायर भी डिस्कस किया। समझ में आ रही है बात आपको? इसमें हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी देखी, हमने डेरिवेशंस भी देखी, ठीक है, फार्मूलाज भी देखे, डायग्राम्स को भी डिस्कस किया, सब कुछ। और इसके अंदर ख़ास तौर पे हमने इस ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर, बेस और इमीटर को डिस्कस किया। अब ये जो है एक स्पेसिफिक टाइप है, एक स्पेसिफिक काइंड है ट्रांजिस्टर की, जिसको हम जो है वो कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी कि ट्रांजिस्टर को बहैसियत, अगर हम एम्पलीफायर डिस्कस हम कर चुके हैं, लेकिन अब ट्रांजिस्टर बहैसियत एक एम्पलीफायर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के हैं, लेकिन उनमें एक बड़ी स्पेशल टाइप है जिसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम कहते हैं। इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, इसका डायग्राम भी था। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ख़ास बात ये कि ये एसी इनपुट से भी ऑपरेट होता है और डीसी इनपुट से भी ऑपरेट होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि पिछले एम्पलीफायर के अंदर हमने कैपेसिटर को जो है वो अलग से लगाया था इनपुट की कपलिंग के लिए। इसके अंदर हमें कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कपलिंग होगी, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के बगैर। तो बहरहाल ये इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो के अंदर हम देख चुके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको OPAMP कहा जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नए आने वाले बच्चों के लिए बार बार बताता हूँ कि ऊपर देखें तो आपको लिंक शो हो जाएगा पिछली वीडियो का। अगली वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगी। और पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अभी तक की सारी वीडियोस वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा सेकंड ईयर की एक और प्लेलिस्ट नज़र आएगी 12 केमिस्ट्री की, उसमें चले जाइए। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ। प्लस उसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा सर दर्द जिसका हल मौजूद है, और वो है ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, जो कि अभी तक आपका सर घुमा चुके होंगे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसका एक ही हल है,
अपने आप को चेक करें, बार बार चेक करें, बार बार चेक करें, बार बार चेक करें। कैसे करेंगे? एक ग्रैंड टेस्ट पूरा मैंने लगभग 2 घंटे का बनाया हुआ है, वो टेस्ट है, वो टेस्ट है। उसमें सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, वो टेस्ट है। वो वीडियो देखें, प्रैक्टिस टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट के नाम से इसी प्लेलिस्ट में मौजूद होगी, ठीक है। और बच्चे कर भी रहे हैं, कमेंट में बता भी रहे हैं कि सर अब ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की हमें कोई टेंशन नहीं है, हम अटेम्प्ट कर चुके, ठीक है भाई। उसके बाद इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की अलग वीडियो है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर, ठीक है। और इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी अभी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 पे हम आ गए हैं, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हम प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ये हमारे पास जो ना ये आइडियल वर्ड बार बार आता है, ज़रा इसको आप समझ लीजिए। आइडियल और रियल के अंदर फ़र्क क्या होता है? रियल एम्पलीफायर वो हमारी ज़िंदगी में जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि यार एक आइडियल एम्पलीफायर भी होना चाहिए। कैसा आइडियल एम्पलीफायर? जो हकीकत से हट कर हो, जो हकीकत से हट कर हो। जी, आइडियल का मतलब ही ये है जो कि हकीकत में एग्जिस्ट ना करता हो। तो ये एक ऐसा एम्पलीफायर आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, उसकी खुसूसियात यहाँ बताई जा रही हैं, जो कि आइडियल होगा, आइडियल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं वो आइडियल की हैं। तो बहुत सारी आपको चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, लेकिन भाई ये आइडियल है, प्रैक्टिकली हम इसको बना नहीं सकते, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? सवाल ये पैदा होता है। भाई ज़रूरत इसलिए है कि आप आइडियल जब ऐसा रखते हैं जो बड़ा ही कोई बम्बास्टिक किस्म का होता है, ज़बरदस्त होता है, ठीक है, तो आप उसके नज़दीक नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। तो आप फिर क्या होता है कि उस आइडियल को आप बेस बना के जब उसके नज़दीक नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर बेहतरी लाते हैं, तो आपके अंदर डे बाय डे निखार पैदा होता है, इम्प्रूवमेंट आती है, बेहतरी आती है। तो ये आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो बनाया गया है, इसकी खुसूसियात बनाई गई हैं। बोला गया है कि भाई ये आइडियल है, अब जो एम्पलीफायर आप बना रहे हैं इससे अपने आप को उनको मैच करते रहें, और ऐसा होना चाहिए आपका एम्पलीफायर। तो साइंटिस्ट जो हैं खूब से खूब तर एम्पलीफायर बना रहे हैं और इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तक नहीं पहुंच सकते, ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि ये आइडियल है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर्स की दुनिया के अंदर बेहतरी आ रही है, निखार आ रहा है, निखार आ रहा है, बहुत कुछ, ठीक है भाई। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी, ये प्रॉपर्टी क्या है? इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है लामुतनाही, मतलब लिमिटलेस, जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। एम्पलीफायर बुनियादी तौर पर आपको क्या करके दे रहा है? आपको एम्पलीफाई करके दे रहा है, बढ़ा के दे रहा है, बड़ा करके दे रहा है। किसको? सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो कि वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके दे रहा है, छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बड़ा इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके दे रहा है। इसको एम्पलीफायर को अगर याद रखना है ना, तो वो मिसाल आप याद रखें बस, कौन सी? वो जो मैंने बताई है शुरू में, कौन सी? स्पीकर वाली और माइक वाली। आप माइक में बोलते हैं आपका साउंड कितना हल्का होता है, लेकिन जब स्पीकर से आपका साउंड निकलता है कितना बड़ा होता है, वो एम्पलीफाई हुआ होता है। क्यों? बीच में एम्पलीफायर लगा हुआ है जो कि आपके वीक साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है। तो एम्पलीफायर अगर आप कहीं गुम हो जाएं तो आप बस वो माइक, आप खड़े हुए हैं स्टेज पे, माइक आपके हाथ में है, स्पीकर लगे हुए हैं और आपका हल्का साउंड इतना बड़ा साउंड बन रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है, उसको जहन में रखें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब डेफिनेटली इसके अंदर जब एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो इनपुट और आउटपुट की बात भी करते हैं। इनपुट वो जो कि आप देते हैं, आउटपुट वो जो आपको मिलता है। समझ में आ रही है बात? आप जो दे रहे हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रहे हैं, आपको जो मिल रहा है वो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो आपको मिल रहे हैं। आप इनपुट थोड़ा देते हैं, आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक तीसरी जो टर्म है उसको गेन कहते हैं। गेन का मतलब ही ये होता है, आसान लफ्ज़ों में अगर बिज़नेस की ज़बान इस्तेमाल करूँ, मैं MBA फाइनेंस हूँ, ठीक है, बेसिकली, तो इसको प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने पेंसिल जो है वो एक 10 रुपीज़ की पेंसिल ली है,
₹10 की पेंसिल ली है और ₹25 की आप इसको बेच देते हैं पेंसिल को, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितने की आपने पेंसिल ली है उतने की ₹10 की थोड़ी ना बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट ऊपर रखेंगे। तो आपने ₹10 की पेंसिल ली है, ₹25 की आपने बेच दी। तो यहाँ पर ये जो आपने 25 की बेची है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका इनपुट है जो आपने लगाया है। ये क्या है आपका ₹25, ये आपका आउटपुट है जो कि आपको मिला है। इसके दरमियान ही आपका गेन छुपा हुआ है, आपका प्रॉफिट छुपा हुआ है। समझ में आ रही है बात आपका? तो क्या होगा कि ₹25 में से आप ₹10 जो है वो माइनस करेंगे तो ₹15 ये क्या है आपका गेन है, ये आपका प्रॉफिट है। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है एम्पलीफायर का, इनपुट आउटपुट। ये रहा आपका इनपुट ₹10, ये रहा आपका आउटपुट ₹25, ये रहा ₹15 आपका गेन, आपका प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर जो ये बात कर रहा है इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, यानी कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन देता है। अब ओपन लूप वोल्टेज, ये 3 लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे, ये तो समझ में आ रहा है, गेन, ठीक है। तो इनफाइनाइट गेन देता है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर इनको समझाने बैठा तो बड़ी फिर डिटेल्ड बात हो जाएगी, ठीक है। बात घूम फिर के सब ये पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनफाइनाइट का मतलब है लामुतना ही, लामुतना ही इसको उर्दू में कहा जाता है। इसका मतलब होता है लिमिटलेस, जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। ऐसा गेन आपको आउटपुट, इनपुट आप इतना दे रहे हैं, आउटपुट आपको इतना मिल रहा है, और उससे में जो आपको गेन मिल रहा है वो लामुतना ही है, काउंटलेस है, बहुत बड़ा गेन आपको मिल रहा है, जिसको आप गिन ही नहीं सकते, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो भाई ऐसा कोई एम्पलीफायर जादू का होगा शायद, ठीक है। क्योंकि लिमिट होगी ना, इनपुट का वोल्टेज हम इतना दे रहे हैं, आउटपुट का वोल्टेज हमें इतना ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है भाई, कोई हद तो होगी ना? नहीं, वो बोल रहा है आउटपुट इतना ज़्यादा होगा कि आपका गिनती ही नहीं कर सकते। क्यों? आइडियल है भाई, आइडियल है, ठीक है। तो ये बात है कि एक आइडियल एम्पलीफायर आपको जो गेन देता है वो इनफाइनाइट होता है, लिमिटलेस होता है, उसकी कोई हद ही नहीं। बहुत आप जितना चाहें गेन कर लें, जैसे जादू का चिराग आपके हाथ में आ गया, जितना चाहे पैसा आप निकलवा लें जीनी के ज़रिए, ठीक है। तो इसके हवाले से पॉइंट लिख लीजिए आप, क्या है ये? एन आइडियल सिनेरियो, इन आइडियल सिनेरियो, इन आइडियल सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो, सिनेरियो का मतलब होता है पसे मंज़र में। तो आइडियल पसे मंज़र में द ओपी एम्पलीफायर प्रोवाइड, द ओपी एम्पलीफायर प्रोवाइड आपको देता है, क्या देता है? एक्सट्रीमली हाई गेन, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हाई गेन, इंतहाई हाई गेन आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मीन्स, क्या मतलब है इसका? मीन्स एम्पलीफाई द सिग्नल, मीन्स कॉमा एम्पलीफाई द सिग्नल, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई द सिग्नल काउंटलेस टाइम्स, काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब होता है लातादाद, काउंटलेस टाइम्स, लातादाद दफ़ा, जितनी दफ़ा चाहें आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। अभी आपने एम्पलीफाई किया इसी सिग्नल को इतना, अब आप चाहें इसी को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ, और ले भाई और बढ़ा लें। आप चाहते हैं इसी सिग्नल को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ, ले भाई आप और बढ़ा लें, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास आ जाता है, ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, लामुतना ही, लिमिटलेस, जिसकी कोई हद नहीं है। इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इनपुट रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टेंस लिखें ब्रैकेट में, इम्पीडेंस लिखें, रेसिस्टेंस। ये सारी हेडिंग्स आपकी बुक से ही ले रहा हूँ मैं, बार बार बताता हूँ, अपनी तरफ से खुद कुछ भी नहीं लिखवा रहा भैया, आपकी बुक में मौजूद लिखा हो सब कुछ वहीं से। इम्पीडेंस कैसे? ये आपका ट्रांजिस्टर है, यानी कि एम्पलीफायर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, और ये इमीटर है। ये जो पोर्शन है ये आपका इनपुट का है, ठीक है, ये इनपुट पोर्शन है आपका। ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका आउटपुट का है, ठीक है। ये आउटपुट पोर्शन हो गया, ये इनपुट पोर्शन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो सिग्नल जाएगा,
ठीक है, ये इनपुट सिग्नल है, यहाँ से जो आपको मिलेगा वो आउटपुट सिग्नल है। ये इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या है, असल में इलेक्ट्रिक करंट की ही वेव फॉर्म है। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना इन तारों में, उसी की वेव फॉर्म है इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे तो नेचुरली उनको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, उनको मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा, उनको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। कोई चीज़ है इन तारों के अंदर जो उनको रोकने की कोशिश करेगी। रोकने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप जितना वोल्टेज दे रहे हैं या जितना करंट दे रहे हैं उस पर असर पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो इनपुट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर आपको वोल्टेज करंट इसको कम रखना होता है। ठीक है, ये कम हो रखना होता है, ये इनपुट सिग्नल, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, इसको कम रखना होता है। ठीक है, अब इसको कम कैसे किया जाए, रेसिस्टेंस के ज़रिए। रेसिस्टर अगर आप लगाते हैं, रेसिस्टर आप लगाते हैं, ये रेसिस्टर वो चीज़ है जो कि करंट की, वोल्टेज की मिकदार को कम कर देगा, यानी कि इनपुट सिग्नल जो है उसकी पावर को कम कर देगा। क्योंकि कम पावर के ऊपर ही, कम वोल्टेज, कम करंट के ऊपर ही आपका ये एम्पलीफायर, ये ट्रांजिस्टर फंक्शनल है, वो काम करता है। ज़्यादा करंट होगा ये काम नहीं करेगा, कम करंट होगा ये काम नहीं करेगा, इसको स्पेसिफिक जो है वो करंट चाहिए होता है। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए रेसिस्टर लगा हुआ है, ये इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये आइडियल एम्पलीफायर जो है वो आपको इनफाइनाइट इनपुट रेसिस्टेंस देता है। इससे आपका वोल्टेज और करंट कम हो जाता है, इससे आपका जो है वो क्या होता है, इनपुट सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है, वो वीक हो जाता है। इनपुट सिग्नल जितना ज़्यादा वीक होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा है कि आउटपुट सिग्नल आपको उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ये फ़ायदा है इसका। समझ में आ रही है बात आपको? बज़ाहिर तो ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टर हमें अजीब से लगते हैं ना कि भाई ये वोल्टेज और करंट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। नहीं, बढ़ने दे रहे हैं लेकिन मिकदार कम कर देते हैं। हम वोल्टेज और करंट की अमाउंट को, क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं इन रेसिस्टर्स की मदद से। ये है सारा का सारा पॉइंट। तो ये आगे उतना नहीं बढ़ने देगा। तो ये क्या है, इनफाइनाइट, लाम उतना ही, लिमिटलेस। ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं है। कौन सा, किस चीज़ के लिए, इनपुट इम्पीडेंस, रेसिस्टेंस। जो इनपुट साइड की आपकी रेसिस्टेंस है या इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका प्लस पॉइंट क्या होगा, इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो यहाँ से है, इनपुट का है, वो कम हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। आपको ऐसे ही चाहिए। उसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा आपको, इस जगह मिलेगा, आउटपुट की तरफ। अच्छा, एक रेसिस्टेंस, एक इम्पीडेंस जो है वो आउटपुट साइड पे भी होगी, ये भी आप जहन में रखिएगा बात। वो ख़तरनाक है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस होगी, आपको यहाँ थोड़ी कोई चाहिए। यहाँ तो ये आउटपुट तो वो पोर्शन है जहाँ पर आपको एम्पलीफाइड सिग्नल चाहिए, बड़ा सिग्नल चाहिए, हाई वोल्टेज वाला चाहिए, हाई करंट वाला सिग्नल चाहिए। तो यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, वो आपके हाई आउटपुट सिग्नल को कम कर देगी, रोक देगी। तो आप ऐसा यहाँ नहीं चाहते, लेकिन यहाँ चाहते हैं इनपुट वाली साइड पे। ठीक है भाई, सिनेरियो मिल गया सारा। तो एक आइडियल एम्पलीफायर जो है वो आपको इनफाइनाइट इनपुट रेसिस्टेंस देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पॉइंट लिख लीजिए, सुपर हाई इनपुट इम्पीडेंस। सुपर हाई इनपुट इम्पीडेंस means operational amplifier draws less current। operational amplifier draws का मतलब लेता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेता है लेस करंट, कम करंट, लेस करंट, लेस करंट, एंड दिस इज गुड, and this is good, and this is good, और ये अच्छा है to avoid, ये अच्छा है कि इससे आप अवॉइड कर सकते हैं, to avoid original circuit, to avoid original circuit disturbed,
तो अगर आप क्या होता है, सुपर हाई इनपुट इम्पीडेंस मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रॉज लेस करंट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका कम जो है वो करंट ड्रॉ करता है। एंड दिस इज़ गुड, और ये बड़ा अच्छा है। इससे क्या होता है, टू अवॉइड कि आप रुक जाते हैं, इससे रोक लग जाती है, इससे स्टॉप हो जाता है। क्या स्टॉप हो जाता है, ओरिजिनल सर्किट डिस्टर्ब, जो आपका ओरिजिनल सर्किट है वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है, जो आपका इनपुट साइड है वो डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि हाई करंट अगर होगा, अगर ड्रॉज मोर करंट, ठीक है, मोर करंट की ड्राइंग शुरू हो जाएगी, वो जाना शुरू हो जाएगा ज़्यादा करंट, इससे आपका इनपुट साइड का जो सर्किट है वो सारा डिस्टर्ब होगा, ठीक है भाई। तीसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ज़ीरो आउटपुट रेसिस्टेंस। हालांकि ये मानने की बात नहीं है, ज़ीरो आउटपुट रेसिस्टेंस, मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट साइड की रेसिस्टेंस तो अच्छी है, लेकिन आउटपुट साइड की रेसिस्टेंस जो है वो अच्छी नहीं है। आउटपुट साइड की इम्पीडेंस अच्छी नहीं है, इनपुट साइड की इम्पीडेंस अच्छी है, रेसिस्टेंस भी अच्छी है। तो हमें आइडियल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो बोल रहा है कि भाई आपको आउटपुट साइड पर जो रेसिस्टेंस मिल रही है वो ज़ीरो मिल रही है, ठीक है, ब्रैकेट में इम्पीडेंस। तो ये असल में तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये आउटपुट, ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये हमारे लिए रोल मॉडल है, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। इसके पॉइंट लिख लीजिए। आउटपुट रेसिस्टेंस इज ज़ीरो, आउटपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस इज ज़ीरो, आउटपुट रेसिस्टेंस इज ज़ीरो means generated signal has, means output signal लिख लें, output signal has zero resistance, has zero resistance, which means, जिसका क्या मतलब है, which means maximum voltage is going to, which means maximum voltage is going to our load, maximum voltage is going to our load। अब ये लोड क्या है, लोड वही चीज़ है जिसके लिए आप ये बड़ा आउटपुट सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, ताकि उस चीज़ को, वो चीज़ काम कर सके। मिसाल के तौर पर स्पीकर आपका लोड है, ठीक है, वहाँ पर जाएगा ये बड़ा आउटपुट सिग्नल, और वो स्पीकर फिर काम करेगा और आपका साउंड बड़ा शो होगा। तो ये लोड जब भी आता है, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो चीज़ जो कि आप चलाना चाहते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर सिर्फ ये माइक और स्पीकर वाली एग्जाम्पल ही नहीं है, ये तो काउंटलेस जगहों पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम केस स्टडी के तौर पर वो माइक और स्पीकर वाली एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसीलिए हमारा लोड जो है, मतलब जहाँ पर हमारा ये आउटपुट सिग्नल जाएगा काम करने के लिए, वो चीज़ जो कि इस आउटपुट सिग्नल को इस्तेमाल करेगी, उसको लोड कहते हैं। तो वो यही बात कर रहा है, आउटपुट रेसिस्टेंस इज ज़ीरो मीन्स आउटपुट सिग्नल हैज़ ज़ीरो रेसिस्टेंस, विच मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज इज़ गोइंग टू आवर लोड, हमारे लोड के पास मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो जा रहा है, ठीक है भाई। अगला पॉइंट जो है, गेन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल होता है, चौथा पॉइंट देख लीजिए, नंबर 4, गेन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका जो इनपुट सिग्नल है ना, पहले फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं। आपका जो इनपुट सिग्नल है ना, चाहे वो डीसी का हो चाहे वो एसी का हो, हम उसके लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वेव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है वो फ्रीक्वेंट से निकला है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है तेज़ी यानी कि स्पीड,
क्योंकि हम इनपुट सिग्नल एसी करंट या डीसी करंट को वेव फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो इससे हमें चार्जेस की रफ्तार का भी पता लगता है, चार्जेस की फ्रीक्वेंसी का भी पता लगता है। ठीक है। और यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा वेव की मदद से? वो हमें ऐसे पता लगेगा कि हम इस वेव को देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रही है वो कितना टाइम लगा रही है, कितना टाइम लगा रही है। एक दूसरी वेव है जो कि यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और एक तीसरी वेव है जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तीनों वेव्स का टाइम डिफरेंट है। ऑब्वियस ही बात है, जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो वेव उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी। मेरी बात पे गौर करें, जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो वेव उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी, मतलब उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। आपका जो इनपुट सिग्नल आ रहा है, चाहे वो डीसी का है या एसी का है, तो वो क्या वेव फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल वेव फॉर्म में है। तो क्या वो फ्रीक्वेंट नहीं होगी? बिल्कुल फ्रीक्वेंट होगी। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी? बिल्कुल फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये वो बात कर रहा है कि आपका इनपुट सिग्नल डीसी का हो या एसी का हो, उसकी जो वेव फॉर्म जो होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होगी, ये अगर चेंज भी होती है, ठीक है, ये आप चेंज भी करते हैं, अप एंड डाउन भी करते हैं, ठीक है, तो इससे आपके आउटपुट सिग्नल पर कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा मैंने? कि जो आपका इनपुट सिग्नल है, चाहे डीसी का हो या एसी का हो, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप कम ज़्यादा भी कर देंगे तो इससे आपके आउटपुट सिग्नल पे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इससे इत्मीनान रखें। आप जितना भी इनपुट देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी आप कोई सी भी लें आपने अपने इनपुट सिग्नल की, ठीक है, तो आपका ये आइडियल एम्पलीफायर जो है उस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले इनपुट सिग्नल को क्या करेगा? एडजस्ट कर देगा। आपका आउटपुट जो आप चाहते हैं वो आपको वैसा ही मिलेगा, कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होगी। ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है गेन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो गेन है, ये गेन कौन सा है? जो आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल को माइनस करने पे मिल रहा है। गेन को देखें, मैं अभी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये आपका प्रॉफिट है, आपका फ़ायदा है। तो जो आपका गेन है, जो आपका प्रॉफिट है, जो कि आपका फ़ायदा है, जो कि आपको इनपुट और आउटपुट को माइनस करने से मिल रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके आउटपुट के गेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके आउटपुट का गेन आज़ाद है ऑफ फ्रीक्वेंसी से। कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको एडजस्ट करके आपके आउटपुट की साइड का जो गेन है उसको इंडिपेंडेंट रखेगा, उसको आज़ाद रखेगा फ्रीक्वेंसी से। ठीक है भाई। तो इसका समझ आ गया आपको? अब इसका नोट्स ले लेते हैं। इसका पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। मीन्स प्रोड्यूस्ड गेन रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोड्यूस्ड गेन रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल, रिमेन्स का मतलब होता है रहता है, मुस्तकिल रहता है। आपका जो गेन प्रोड्यूस आपने किया है ना, वो मुस्तकिल रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई। एंड चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर उसमें कोई चेंज भी आ जाता है, डज नॉट अफेक्ट, वो कोई असर नहीं डालेगी, डज नॉट अफेक्ट सिग्नल्स डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन, सिग्नल्स डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन। जो सिग्नल की डिजायर्ड, आपके आउटपुट सिग्नल की जो डिजायर्ड मतलब जो आप चाहते हैं, एम्पलीफिकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप इनपुट की फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर देंगे तो। ठीक है भाई। अच्छा, पांचवा जो पॉइंट है हमारे पास वो है इनफाइनाइट बैंडविड्थ। अब ये इनफाइनाइट बैंडविड्थ क्या है? ये भी फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो कहाँ तक, मतलब इनपुट की जो हमारी
इनपुट सिग्नल की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी कोई ना कोई हद तो होगी ना भाई। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप जो है कितनी चेंज कर सकते हैं। इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एम्पलीफायर उसको एडजस्ट कर रहा है। तो रेंज क्या है, रेंज क्या है, लिमिट क्या है, हद क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज़ को सिर्फ जो है वो एडजस्ट कर सकता है। और कीजिएगा मेरी बात कि ए से लेके एफ तक की फ्रीक्वेंसीज़ को सिर्फ जो है वो ये एडजस्ट कर सकता है। मतलब ए से लेके एफ तक की फ्रीक्वेंसीज़ से इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आता है तो क्या सिर्फ वो उसी को एडजस्ट कर सकता है। ये जो आपको रेंज मिल रही है, ये रेंज कि ए फ्रीक्वेंसी है, बी फ्रीक्वेंसी है, सी डी ई एफ तक की फ्रीक्वेंसीज़ को क्या करेगा, इनपुट की फ्रीक्वेंसीज़ को एडजस्ट कर देगा। अगर आप उसमें चेंज भी करेंगे, ए फ्रीक्वेंसी है, बी फ्रीक्वेंसी, सी डी एफ तक की फ्रीक्वेंसीज़ को एडजस्ट कर देगा आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर ई एफ जी की कोई फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसको एडजस्ट नहीं करेगा। क्या ऐसा होगा? ये जो रेंज है सारी की सारी, इसको हम बैंड विड्थ कहते हैं। बैंड विड्थ कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ को ये एडजस्ट कर सकता है। देखिए ये जो पॉइंट है ये इससे कनेक्ट है फ्रीक्वेंसी। तो रेंज क्या है? वो बोल रहा है भाई कोई रेंज नहीं है, रेंज की भी कोई लिमिट नहीं है। आप ए से लेके जेड तक और जितनी चाहे आप फ्रीक्वेंसी की रेंज बना लें इनपुट सिग्नल की, जितनी चाहे आप बैंड विड्थ जो है वो बना लें इनपुट सिग्नल की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सबके ऊपर ये ऑपरेशनल है। आपका आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सब पे ऑपरेशनल है, ये सब पे काम करेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो आप कोई सी भी रेंज लेके आ जाएं, इसी रेंज को, इसी फ्रीक्वेंसी की रेंज को हम बैंड विड्थ कहते हैं। इनफाइनाइट है ये भी लामुतनाई है। इस बैंड विड्थ की भी कोई लिमिट नहीं है। आप ए से एफ तक की रेंज की फ्रीक्वेंसीज इनपुट वाली ले लें, आप ए से टी तक की रेंज वाली इनपुट फ्रीक्वेंसीज़ को ले लें, आप ए से लेके जेड तक की जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ वाली इनपुट सिग्नल्स को ले लें, कोई इशू नहीं है। कितनी भी बड़ी आप रेंज ले लें, कितना भी बड़ा बैंड विड्थ ले लें फ्रीक्वेंसीज़ का, कोई इशू नहीं है। इनफाइनाइट है, यहाँ पर लामुतना ही है, काउंटलेस है। ठीक है, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। क्या है ये? जो बच्चे कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उनको ये बैंड विड्थ बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मीन्स क्या मतलब है इसका? मीन्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बैंड विड्थ का क्या मतलब है? बैंड विड्थ का क्या मतलब है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इट एम्पलीफाइज इक्वली। कोई भी फ्रीक्वेंसी की आप रेंज दे दें, कोई भी फ्रीक्वेंसीज का की बैंड विड्थ आप दे दें, ये सब को एम्पलीफाई करता है इक्वली, एक जैसा उनको एम्पलीफाई कर देगा, आउटपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा उस पर कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट सिग्नल है वो आपको ये करके देगा। ठीक है, मीन्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इट एम्पलीफाइज इक्वली, कि जो रेंज फ्रीक्वेंसीज की आपको मिलेगी, आप देंगे, इट एम्पलीफाइज, वो उनको एम्पलीफाई करेगा इक्वली, बराबर, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, OPMP ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाइज ऑल फ्रीक्वेंसीज। इसका और आसान सा मतलब ये दूसरा लिखा जा रहा है। आप चाहें तो सिर्फ इसी पॉइंट को यहाँ लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। OP एम्पलीफायर एम्पलीफाइज ऑल फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीफाइज ऑल फ्रीक्वेंसीज, ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है भाई। छठा जो है वो हमारे पास है इनफाइनाइट स्लीव रेट। इनफाइनाइट स्लीव रेट। ये स्लीव रेट क्या है भाई? आप इनपुट सिग्नल देते हैं, अब आप हाथ बांध के खड़े हुए हैं, आउटपुट सिग्नल का आप वेट कर रहे हैं। आप इनपुट सिग्नल में चेंज लेके आ रहे हैं, आउटपुट सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई अब आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा। आप इनपुट सिग्नल में थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं और अब वेट कर रहे हैं कि आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा। मतलब आपको आउटपुट सिग्नल मिलने में टाइम लग रहा है।
ऐसी बात है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपने इनपुट सिग्नल में चेंज किया, इंस्टेंटली फ़ौरन आपको आउटपुट सिग्नल में चेंज मिल जाएगा, जो आपका डिज़ायर्ड चेंज है। यही इसी को कहते हैं स्लीव रेट, रफ्तार आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। इनफाइनाइट स्लीव रेट, बोला आपका जो स्लीव रेट है वो इनफाइनाइट होगा, लिमिटलेस होगा, कोई हद नहीं है इसकी। आपका इनपुट सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वोल्टेज क्या है, कोई टेंशन नहीं। आप सिर्फ इनपुट सिग्नल दें और इंस्टेंटली आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई इनपुट सिग्नल ऐसा है जो कि उसको परेशान कर रहा है कि आउटपुट सिग्नल थोड़े टाइम में देगा, नहीं, फ़ौरन आउटपुट आपको मिल जाएगा, फ़ौरन आपको मिलेगा। ये जो फ़ौरन आपको आउटपुट मिल रहा है ना, इसी को हम कहते हैं स्लीव रेट, ठीक है। वरना कुछ इनपुट सिग्नल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर थोड़ी गड़बड़ी मारता है हमारा एम्पलीफायर, और आउटपुट सिग्नल जो है वो हमें इतनी जल्दी नहीं देता, बल्कि उसमें थोड़ा टाइम लगा देता है उसको एडजस्ट करने में। यहाँ उसने बोला बाबा आइडियल एम्पलीफायर ऐसा नहीं करेगा, कोई भी रेंज हो, कोई भी बैंडविड्थ हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी की, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो, कुछ भी हो, उसको क्या करेगा, उसको जो है ये उसी फ़ौरन आपको जो है वो आपको रिज़ल्ट देगा। इसका पॉइंट लिख लें, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मीन्स चेंज इन इनपुट, मीन्स चेंज इन इनपुट, इसका मतलब ये है कि चेंज इन इनपुट कॉमा चेंजेस आउटपुट, चेंजेस आउटपुट इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली, फ़ौरन। मतलब आप इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट में चेंज के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। स्लीव रेट इसका बड़ा कमाल का है, फ़ौरन आपको चेंज आउटपुट मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियसली मिल जाएगा। मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, मीन्स नो टाइम डिले, मीन्स नो टाइम डिले, कोई टाइम डिले नहीं होगा, मीन्स नो टाइम डिले। और आखिरी पॉइंट जो है वो बहुत ही आसान है, आप चाहें तो उसके एक्सप्लेनेशन में वर्बली बता दूंगा। अब यहाँ पर जगह जो है वो ख़त्म हो गई है और बड़ा आसान सा है, ज़ीरो नॉइस कंट्रीब्यूशन, ज़ीरो नॉइस कंट्रीब्यूशन। आप स्टेज पे खड़े हैं, माइक आपके हाथ में है, वहाँ स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर से आपका साउंड जो है एम्पलीफाई होकर निकल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ कोई शोर की भी, कुछ अनवांटेड नॉइसेस भी आ रही हैं, घर 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 घर, ये वो टक 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 साथ साथ आवाज़ आ रही है। आप बोल रहे हैं यार क्या मुसीबत है, मेरा सिर्फ साउंड निकलना चाहिए, ये अनवांटेड नॉइस जो आ रही है स्पीकर के अंदर से, ये तो सर दर्द कर रही है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई ये आइडियल एम्पलीफायर है, ये क्या है, ये आइडियल एम्पलीफायर है, यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है। ज़ीरो नॉइस कंट्रीब्यूशन, ज़ीरो नॉइस कंट्रीब्यूशन के आइडियल एम्पलीफायर के अंदर ज़ीरो नॉइस कंट्रीब्यूशन, और किसी किस्म का साउंड या फिर और किसी भी किस्म की इररेलेवेंट एक्टिविटी आपको आउटपुट साइड पे नहीं नज़र आएगी। जो आप चाहते हैं सिर्फ आउटपुट साइड पे आपको वही मिलेगा, ठीक है भाई। पार्ट 22 हो गया। ये हमने एम्पलीफायर को जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस कर लिया 2 वीडियोस के अंदर। अब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपेरेटर, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।